हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, बिहार दरोगा मेंस अभी पीटी का एग्जाम जो है वो जल्द ही कंडक्ट करवाया गया है। और अब जो है वो बिहार दरोगा 1275 पोस्ट की मेंस की बारी है। तो यह जो है वो केबीसी नैनो पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए एक प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उसी से आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 1। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर ले सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। अब पढ़ेगा इंडिया जो चैनल है उसका नाम जो है वो बदल कर संघर्ष कर दिया गया है, तो यह जो है वो अब संघर्ष के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से जो अलग होने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, जीव द्रव कुंचन कहा जाता है। जीव द्रव कुंचन यानी कि अगर आप इसको कहा जाए तो इसको प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा होता है। तो देखिए, वसा संचायक ऊतक जो है वो एडिपोज ऊतक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो वसा ऊतक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एरियोलर ऊतक होता है और एक एडिपोज ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभेदन कहा जाता है। आगे है कि मुख्य सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। मुख्य सेल के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है पारा सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, पारा सेल जो है वो प्राथमिक सेल का ही एक उदाहरण है। फिर है प्राथमिक सेल का एक उदाहरण निकल कैंडियम स्टोरेज सेल है, ये बिल्कुल गलत है। फिर है इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को उल्टा किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल गलत है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, उत्प्रेरक आप लोग पढ़े होंगे। उत्प्रेरक एक्चुअली है क्या, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कर देता है, तेज कर देता है, या फिर प्रतिक्रिया के दौरान खुद को शामिल नहीं करता है, मतलब खुद को बर्बाद नहीं करता है, और उसे शुरू करने के लिए आवश्यक तापमान या दबाव को कम कर देता है, उसी को उत्प्रेरक कहा जाता है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करता है। तो सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है। तो प्रकाश रसायन जो है वो किसके अध्ययन से संबंधित है। अभिक्रियाएं जो दृश्य या अल्ट्रावोल्टिक प्रकाश के अवशेषण के साथ आगे बढ़ती है उससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रकाश रसायन में होता क्या है कि द्रव के द्वारा प्रकाश के अवशोषण और उत्सर्जन का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के भौतिक प्रक्रमों और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा जो है वो की जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फोटोनों की संख्या जो है वो क्या कहलाती है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रकाश की तीव्रता कहा जाता है, जिसको कि आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाशीय तीव्रता की मूल इकाई जो होती है वो क्या होती है, कैंडला होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश की तीव्रता। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन है। तो पादपों में जो कार्बन होता है वो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। अच्छा, एक क्वेश्चन तो यहाँ तो है क्या कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, तब तो हो जाएगा कार्बन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पत्तियों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है, तो पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम Mg पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो लैपिज को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है।
तो लैपिज को सर्वोत्तम रूप से कौन प्रभावित करेगा? तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह को क्या कहा जाता है? लैपिज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या होता है? तो 200 फीट से लेकर 300 फीट तक जो होता है वो प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 200 फीट से लेकर 300 फीट तक। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो शीतोष्ण घास के जो मैदान होते हैं उनके जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन जो है वो शीतोष्ण और आर्द्र होना चाहिए? नहीं। ठंडा और अर्ध शुष्क होना चाहिए? ये भी नहीं। हल्का और आर्द्र होना चाहिए? ये भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि पौधे का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू होते हैं? तो ये कब से शुरू हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो ये पौधे का फैलाव और प्रवास जो है वो मुख्य रूप से क्रिटेशस काल से ही शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई जो है वो एक कनाडा के साहित्यकार हैं यान मॉर्टल। उनकी एक काल्पनिक उपन्यास है जो कि 2001 में प्रकाशित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यान मर्टेल। यान मर्टेल एक कनाडा के उपन्यासकार थे जिनके ही द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, लाइफ ऑफ पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ है? आप लोग भली बात इससे परिचित होंगे। नील सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह था भारत में, और 1917 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया गया था, जो 3 कठिया प्रणाली थी जिसके तहत कि नील उगाने वाले किसानों को 3/20 भूखंड पर नील की खेती के लिए मजबूर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंपारण। आगे है टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा लोग जो है वो एक द्रविड़ जातीय समूह है जो कि तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में रहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी की पहाड़ी में। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो उसको क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिका कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्रवाहिका। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई थी। अशोक मेहता समिति की स्थापना जो है वो किया गया था दिसंबर 1977 में। फिर यह जो है वो अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें कि टोटल 132 सिफारिशें जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो यह तीनों चीज याद रखिएगा। गठन होता है दिसंबर 1977 में, रिपोर्ट पेश करता है अगस्त 1978 में, और टोटल 132 सिफारिश जो है वो पेश किया जाता है। यहाँ अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ पूछा है कि स्थापना कब की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1977 में। आहार नाल की सबसे बाहरी परत जो है वो क्या कहलाती है? तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत जो होती है वो क्या कहलाती है? सिरोसा कहलाती है। देखिए, आहार नाल जो होता है वो अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। और तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिरोसा। एक क्वेश्चन और आपसे क्या पूछा जा सकता है वो ध्यान रखिए। आहार नाल की सबसे बाहरी परत आपसे पूछा है। अगर आपसे पूछे थे कि सबसे भीतरी परत को क्या होता है, तब अगर सबसे भीतरी परत पूछ दे तब होगा म्यूकोसा। याद रखिएगा, सिरोसा जो है वो सबसे बाहरी परत है और म्यूकोसा जो है वो सबसे भीतरी परत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है? यह आपसे पूछ रहा कौन नहीं है। वर्तिकांग है, वर्तिका है, फिर पराग कोष भी है, बाह्यदल नहीं है। बाह्यदल या फिर जिसको हम लोग बाह्यदल पुंज कहते हैं, ये फूल का प्रजनन अंग नहीं है, बल्कि बाह्यदल पुंज जो है वो फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यह आपको बताना है। इथेनॉल जो है वो कमरे के तापमान पर तरल होता है, ये बिल्कुल सही है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर है कि इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यही गलत है। इथेनॉल नहीं कैसे घूमता है? इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, तो अल्कोहल पानी के साथ ही तो लोग ले रहे हैं, ये तो ऐसे ही गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इथेनॉल जो होता है वो पानी और कई कार्बनिक यौगिकों के साथ आसानी से घुल जाता है।
फिर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की अगर पीएच की बात करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकल फार्मूला आप लोगों को याद ही होगा, MgOH का होल 2, जिसका पीएच जो होता है वो लगभग 10.5 के बराबर होता है। और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH को होल 2, जिसका कि उपयोग जो हम लोग पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 10.5। फिर है कि इनमें से कौन जो है वो पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑक्सिन बिल्कुल पादप वृद्धि हार्मोन है, जिब्रेलिन भी है, साइटोकाइनिन भी है, एब्सिसिक एसिड नहीं है। एब्सिसिक एसिड जो है वो पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। एक्चुअली एब्सिसिक एसिड जो है वो वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि माता के गर्भ में वुंड को पोषण किसके माध्यम से मिलता है, आपसे पूछ रहा है। तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो क्या होता है। देखिए इस चीज को समझिए, अर्धचालक में होता क्या है, अर्धचालक में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। जब जब ताप बढ़ाया जाएगा तो सहसंयोजी बंध जो है वो तेजी से टूटने लगता है। और जब जब सहसंयोजी बंध जो होता है वो तेजी से जब टूटता है तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जब वृद्धि होगी तो चालकों में चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसीलिए अर्धचालक में ताप बढ़ाने से जो प्रतिरोधकता का मान जो होता है वो कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घटता है। क्लियर है। आगे कि पुलिस के द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और इसी कीट के समक्ष वाहन चालक का श्वसन परीक्षण किया जाता है। और अगर तीव्र सिरके जैसे गंध आती है तो उसका मतलब ये होता है कि जो चालक होता है वो शराब पी रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी जो है वो दूधिया हो जाता है। क्यों दूधिया हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपघटन जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर बी यानी CO2। नेक्स्ट है कि रेत और नफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। नफ्थलीन का मतलब होता है कपूर। तो रेत और कपूर अगर मिक्सअप है तो उसके मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, सो सब्लिमेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। उदरपातन, सब्लिमेशन में होता क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो ठोस किसी जो पदार्थ का जो ठोस अवस्था होता है उससे वो वाष्प अवस्था में न गए हुए वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है तरल अवस्था में, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो रेत और नफ्थलीन जो होगा वो किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। आगे है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो होगा वो कौन होगा, पारा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि महिला सेक्स हार्मोन है, यहाँ आपसे पूछ रहा महिला सेक्स हार्मोन। तो एस्ट्रोजोन हार्मोन ही जो क्या है वो महिला सेक्स हार्मोन है, जो कि यह हार्मोन जो है वो महिलाओं के प्रजनन प्रणाली के विकास में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यह तो था जो KBC नैनो पब्लिकेशन का बुक था, साथ ही साथ मार्केट में भी बिहार दरोगा जो मेंस परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा, उसके लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा भी एक प्रैक्टिस वर्कबुक मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। 33 प्रैक्टिस सेट्स होंगे। इस बुक का भी PDF जो है और साथ ही साथ इस बुक का वीडियो जो है वो हर एक सेट का ऑलरेडी अपलोडेड है। सेट 1 जो है वो अपलोड कर दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन है। देखिए कड़वाहट के लिए अगर आपसे पूछा, देखिए कोई वस्तु मीठा या नमकीन है इसका पता हमें जीभ के आगे भाग वाला बताता है। जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है वो कड़वा स्वाद बताता है, और किनारे का जो भाग होता है वो खट्टा बताता है। क्लियर हो गया, आगे का भाग नमकीन, पीछे का भाग कड़वा और किनारे का भाग खट्टा हमको बताता है। आगे का भाग मीठा या नमकीन दोनों बताता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीछे का भाग। आगे है कि भारत की कौन सी नदी जो है वो हीराकुंड बांध से संबंधित है।
तो हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, जो कि संसार का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महानदी पर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। एक साइड स्थानांतरित कृषि के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उससे संबंधित राज्यों के नाम दिए गए हैं। दीपा की अगर बात कीजिएगा तो छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। फिर है पामलू, मणिपुर बिल्कुल सही है। झूम कहा जाता है असम में, बिल्कुल सही है। और बेबार जो है वो बिहार में, ये गलत है। बेबार जो है वो मध्य प्रदेश के स्थानांतरित कृषि का नाम है, यहाँ बिहार नहीं बल्कि यहाँ एमपी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि कोयले का सामान्य प्रकार कौन है। देखिए, सामान्य प्रकार आपसे पूछ रहा है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोत्तम कौन है, तो एंथ्रासाइड जो होगा वो सर्वोत्तम होगा, क्योंकि एंथ्रासाइड जो होगा वो उसमें 90% से अधिक कार्बन का अंश होता है, इसलिए उसको सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है सामान्य प्रकार का कोयला कौन है, तो बिटुमिनस जो होता है वो सामान्य प्रकार का कोयला होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिटुमिनस कोयला। प्रदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो प्रदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में जो त्रंबक गांव की एक पहाड़ी है वहां से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है। और पेन गंगा, प्राणहिता, बेन गंगा, ये सब जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्णा नदी पर। आगे है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प जो है वो नेपच्यून का, नेपच्यून यानी जिसको हम लोग वरुण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। ध्यान रखिएगा, नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि जो सूर्य से जितनी ज़्यादा दूरी पर रहेगा वो उतना ही ठंडा रहेगा। और सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण जो होता है, यानी जो नेपच्यून होता है, वो सबसे ठंडा ग्रह है। और इसकी खोज जो है वो 1846 में एक जॉन गाले के, एक जर्मन के खगोल शास्त्री थे, उनके द्वारा किया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो नेपाल से संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। ग्रेट हिमालय बिल्कुल है। महाभारत श्रृंखला यह भी है। शिवालिक श्रृंखला यह भी है। अराकानयोमा ये नहीं है, ये एक्चुअली म्यांमार में स्थित है। अराकानयोमा ये नेपाल से संबंधित नहीं है, ये म्यांमार से संबंधित है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो खमसीन जो है वो मिस्र देश का स्थानीय पवन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। एक्चुअली सहारा मरुभूमि के दक्षिण में विशेषता मिस्र में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है, जिसको कि कहा जाता है खमसीन। आगे है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है, वो है। तो ब्लू माउंटेन पर्वत जो है वो भारत के किस राज्य में है? मिजोरम राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। एक्चुअली पूर्वोत्तर भारत की जो लुसाई पर्वतमाला में स्थित फोगपुई है, उसी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, नीला पर्वत कहा जाता है। आगे है, बैरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो बैरीनाग से कौन सा नदी निकलती है? झेलम नदी निकलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग पढ़े होंगे कि झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है वो जम्मू कश्मीर के शेषनाग या फिर बैरीनाग झील से है। आगे है, पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य है? तो पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। और पाक जलडमरू मध्य जो है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और श्रीलंका। इसके अलावा और भी जल डमरू मध्य आपसे पूछा जाता है, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, तो वो फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज से संबंधित है। मलक्का जल डमरू मध्य जो है वो मलाया और सुमात्रा को जोड़ता है। डोवल जल डमरू मध्य जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच है। और बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो अलास्का और रूस के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा यानी कौन? 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध है उसी को कर्क रेखा कहा जाता है। मकर रेखा पूछ दिया जाए तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को कहा जाता है। अब ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है वो किस किस राज्य से होकर गुजरता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो किससे नहीं गुजरा? उड़ीसा से नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा। आगे है पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वो किस अधिवेशन में किया गया था? पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। उसी में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसी में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और सबसे पहले 26 दिसंबर 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया भी गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था कब? 1792 में। किसके किसके बीच? तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1792 में। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, हाथी का अंकन है, बाघ है, गेंडा है, भैंस है, हिरन है, लेकिन गाय का चित्रण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गाय का चित्रण नहीं है। निम्न में से किस हड़प्पा नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जुते हुए खेतों के निशान जो है वो कालीबंगन से मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। और इस पूरा स्थल की खोज जो है वो 1953 में बीबी लाल के द्वारा किया गया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर है। आगे है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति, सिजदा और पैबोस प्रथा, ये सब की शुरुआत जो है वो बलबन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बलबन के द्वारा। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था अशोक ने। तो इस क्वेश्चन का सॉरी अकबर ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर का जो टेन्योर था वो था 1556 से लेकर 1605 तक। और अकबर जो था वही कलाकारों को संरक्षण देने के लिए और चित्रकारों के लिए तस्वीर खाना या फिर कारखाना की स्थापना जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें कि इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, किसकी रचना है? तो नील दर्पण किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब कानपुर से, बिल्कुल सही है। बेगम हजरत महल लखनऊ, बिल्कुल सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी से। आगे है कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? यह बात है जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर की, जब 1907 में ये मैडम भिकाजी कामा ने यह ध्वज फहराया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है वो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसको कौन सा बंदरगाह था? ताम्रलिप्त बंदरगाह, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन नगर है, जिसका प्रयोग जो है वो मौर्य साम्राज्य के समय से ही दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य व्यापार के लिए किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्रलिप्त बंदरगाह। ठाकुर का अनुमूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? यह बात कर रहा है कर्नल स्लीमैन की। कर्नल स्लीमैन की ही या कैप्टन स्लीमैन के ही नेतृत्व में ठगों का अनुमूलन हुआ था और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैप्टन स्लीमैन। आगे है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? आप लोगों को याद होगा 13 अप्रैल 1919 जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पूछ रहा प्रथम सत्याग्रही, तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। आप लोगों को बताना है कमेंट करके दूसरे सत्याग्रही और तीसरे सत्याग्रही कौन थे।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे, दूसरे कौन थे और तीसरे कौन थे, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। आगे है कि गंधार कला शैली जो है वो समन्वय है। तो गंधार कला शैली जो है वो भारतीय और यूनानी, जिसको कि ग्रीक शैली कहा जाता है, उसी के मिश्रण से भारत में गंधार शैली का जन्म हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय और ग्रीक कला का। सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक ने बनवाया था। तो सांची स्तूप जो है वो मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। देखिए ये का जो ये स्तूप है, ये मूलतः अशोक के द्वारा ही 3री सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था। फिर बाद में सांची के स्तूप को शुंग सम्राट जो अग्निमित्र था उसने जीर्णोद्धार करके और इसको फिर बड़ा बनाया था। आगे है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड महाजनपद दिए गए हैं और दूसरी साइड राजधानियों के नाम दिए गए हैं। मत्स्य मैच करेगा विराटनगर से। कुरु की अगर बात कीजिएगा तो इंद्रप्रस्थ के साथ मैच करेगा। सूरसेन मथुरा और अस्मक जो है वो पोतन के साथ मैच करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। भारतीय निर्वाचन आयोग आप लोग पढ़े होंगे, भाग 15 आप लोगों को याद ही होगा, और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324। आगे है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है? अधिकार परीक्षा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। इस रीट को न्यायालय में किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। आगे है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान जो है वो दिए गए हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9। आगे है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता यानी भाग 2 आप लोगों को याद होगा, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो यह बात कर रहा है केशवानंद भारती वाद 1973। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी जो उद्देशिका होता है उसको भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है? दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो अनुच्छेद 108 में वर्णित है, और संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो रहा हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समान विधेयक। आगे है कि लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 नहीं, इससे नहीं प्राप्त हुआ था। विधिक आधार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये बिल्कुल सही है। फिर है शत्रु संपत्ति या एनेमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 नहीं। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 इससे प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पहला भी सही, सॉरी पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 4 जो है वो क्या है? सही है। आगे है कि सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। एक साइड अनुच्छेद है और दूसरी साइड प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 61 किससे मैच करेगा? अच्छा वैसे देखते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाना किसमें है? अनुच्छेद 90 में है। तो यह अनुच्छेद 90 से मैच करेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 में है, तो यह अनुच्छेद 61 के साथ मैच करेगा। उपराष्ट्रपति को हटाने की अगर बात कर रहा है तो ये अनुच्छेद 67 के ख में है। ठीक है। फिर है स्पीकर को हटाना, स्पीकर को हटाना ये अनुच्छेद 94 में है। क्लियर हो गया? चलिए
आगे है कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 110। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि यह 24 अप्रैल 1993 से ही लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 24 अप्रैल को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो यह सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार भौतिकतावादी, गांधीवादी, यह तीनों में विभाजित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करते हैं तो इसका वर्णन जो है वो भाग 4 में है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 36 से 51 में यह वर्णित है और आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है, यह आपसे पूछ रहा है। तो नीति आयोग होगा इसका आंसर, क्योंकि नीति आयोग का स्थापना जो है वो कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा किया गया था। बाद बाकी जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका वर्णन तो है अनुच्छेद 315 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीति आयोग। आगे कह रहा है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या होगा? तो अब अगर विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो उससे होगा क्या कि अवमूल्यन हो जाएगा, भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो जीवन बीमा निगम जो है वो एक उदाहरण है किसका? निवेश बैंक का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निवेश बैंक। आप लोगों को याद होगा कि संसद जो है वो एक अधिनियम के तहत 1956 में 5 करोड़ रुपए भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना किया था, जो कि क्या है? एक निवेश बैंक है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम कुसुम योजना जो है वो फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था और इस योजना का मकसद जो है वो सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। तो इस क्वेश्चन का है कि किस सही आंसर होगा कि किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन कौन करता है? क्या प्रयोजन करता था, आपसे पूछ रहा है। तो यह विश्व बैंक करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ल्ड बैंक। आगे है कि सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना जो है वो प्रतिपादन किया गया था। तो यह किया गया था रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रॉबर्ट ई पार्क। लेकिन बाद में इस संकल्पना को बी स्टोन क्यूस्ट के द्वारा लोकप्रिय किया गया था, लेकिन प्रतिपादन जो है वो रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहा जाता है? जो पशु तथा जीव जो होते हैं वो हरे पत्ते वाले पेड़ पौधे तथा घास फूस का सेवन करते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में वो जीव आते हैं जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बकरी है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, टिड्डा है, ये सब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को ब्लैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब इसको संकट पान की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया है, और ये संकट पान की श्रेणी में कौन सूचीबद्ध करता है? IUCN करता है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर करता है। नेक्स्ट है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है वो कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम के निकट कावेरी नदी के तट पर भी स्थित है। आगे है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो
तो यह जो है वो यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका कि मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो खास श्रृंखला का निर्माण करता है? खास श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा? घास, हिरन, शेर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन नंबर 80 तक था। इसके बाद जो है वो 20 क्वेश्चन जो है वो किस चीज़ के हैं? मैथ्स के हैं। और यह 20 क्वेश्चन मैथ्स का जो है वो देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यह पीडीएफ है। ये पीडीएफ में आगे के क्वेश्चन जो है वो इस तरह से अटैच कर दिए गए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन तक अटैच है। साथ ही साथ इसके जो व्याख्यात्मक हल हैं वो भी अटैच कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद जो मैथ्स का सॉल्यूशन है वो भी पूरा आपको पीडीएफ के फॉर्म में अटैच है। इसका पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया। इसके पीडीएफ के लिए आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।